हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी सिंह। आज हम बात करेंगे क्वेश्चनर के बारे में। इससे पहले हमने टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिनमें से हमने एक टाइप था सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स। तो जो प्रश्नावली है वो उसी का एक टाइप है, उसी टूल का एक टाइप है जिसमें सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, जिसको स्वयं आलेख प्रविधियाँ भी कहते हैं, उसी में प्रश्नावली को एक टूल के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्नावली क्या होती है? तो प्रश्नावली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है डेटा कलेक्शन का। हमें किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होती है तो हम क्वेश्चनर को ईजिली यूज़ में लाते हैं। तो प्रश्नावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और प्रश्नावली में क्या होता है? प्रश्न होते हैं, एक प्रश्नों का सेट होता है जो कि हमें जो रेस्पोंडेंट हैं हमारे, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके सामने हम उसको प्रेजेंट करते हैं और वो उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और इससे एक बहुत ही अच्छी तरह से हम किसी भी तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने प्रयोज्यों या प्रत्यार्थियों से, जिनको कि हम रेस्पोंडेंट भी कहते हैं। तो प्रश्नावली को परिभाषित किया था गुडे एंड हैट ने 1981 में। उन्होंने कहा था, सामान्यतः प्रश्नावली का तात्पर्य ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा जिसे सूचनादाता स्वयं भरते हैं। मतलब प्रश्नावली क्या है? एक साधन है जिसमें कि एक फॉर्म के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे हमें सूचना प्राप्त करनी है। जो कि सूचनादाता हैं वो उसको स्वयं फिल करके देते हैं, अपने मत के अकॉर्डिंग या अपनी मनोवृत्तियों के अकॉर्डिंग वो उसको स्वयं भरते हैं। तो एक और डेफिनेशन है बार, डेविस एंड जॉनसन्स की। इन्होंने बोला है कि एक प्रश्नावली को प्रश्नों का व्यवस्थित समूह कहा जा सकता है जिसे किसी जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन, जनसंख्या के एक प्रतिदर्श के सामने अनुक्रिया हेतु रखा जाता है। मतलब प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों का एक व्यवस्थित समूह है, ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस। उसको हम किसके सामने रखते हैं? किसी जो हमारी पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है उसके सामने हम उनको रेस्पॉन्स के लिए देते हैं, जिनसे कि हमें उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों का एक सेट होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक प्रपत्र के रूप में उपलब्ध एक ऐसा प्रदत्त संकलन साधन, प्रदत्त संकलन मीन्स डेटा कलेक्शन के लिए जिसको हम यूज़ में लाते हैं। तो एक ऐसा डेटा कलेक्शन का टूल है जिसमें कुछ उचित प्रश्न दिए हुए होते हैं, जिनके उत्तर जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो स्वयं उनके उत्तर देते हैं। और उसकी सहायता से जो रेस्पोंडेंट होते हैं उनके लिए जो शोधकर्ता होता है वो अपने लिए प्रदत्तों का संकलन करता है अपने शोध कार्य के लिए। अब प्रश्नावली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर में सबसे पहले तो लिखित प्रश्नों का समूह जिसे जांच पड़ताल प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्नावली क्या है? एक रिटन में पूरे क्वेश्चंस, एक सिस्टमैटिक वे में क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं, जिसको कि एक इंक्वायरी फॉर्म के रूप में रेस्पोंडेंट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और जो रेस्पोंडेंट होता है वो उसको आंसर करता है या रेस्पॉन्स देता है उसके प्रश्नों के प्रति। प्रश्नों का उत्तर प्रयोज्य अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर लिखित रूप में देते हैं। अच्छा, जो प्रश्नों का उत्तर होता है वो पूरी तरह से जो रेस्पोंडेंट होता है उसी के ज्ञान और अनुभव के आधार पर देते हैं। अपने जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लिखित रूप में देते हैं, ये किसी और चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं। दिए गए उत्तर या अनुक्रियाएं सीधे ही वांछित सूचना एवं बहुमूल्य प्रदत्त उपलब्ध कराते हैं। तो जो जो प्रश्नावली में जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं रेस्पोंडेंट, या जो अनुक्रियाएं होती हैं उनकी रेस्पॉन्सेज होते हैं, उनसे हम डायरेक्ट ही हमने जिस कार्य के लिए जो प्रश्नावली बनाई है या उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं उससे संबंधित जो भी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब हमें तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। और क्या है? एक सशक्त एवं प्रभावशाली उपकरण जिससे व्यक्तिगत या सामान्य सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो क्वेश्चनर क्या है? एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है, टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसके द्वारा हम विभिन्न व्यक्तियों से उनकी सामान्य सूचनाएं या उनकी व्यक्तिगत सूचनाएं अगर हमें जाननी है तो हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था प्रश्नावली, जिसको हम किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। अगला है प्रश्नावली के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। तो ये प्रश्नावली को दो तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रश्नावली में प्रयुक्त एकांशों के आधार पर, एकांश मतलब प्रश्न,
तो प्रश्नावली में जो हम प्रश्नों को किस तरह के प्रश्नों को हम पूछ रहे हैं उसके आधार पर अगर हम प्रश्नावली को डिवाइड करेंगे तो वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है निश्चित या सीमित एकांश वाली प्रश्नावली, फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनायर, और सेकंड होती है विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली, ओपन एंडेड आइटम्स क्वेश्चनायर। निश्चित या सीमित प्रश्न वाली हो गई और दूसरी हो गई ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसमें कि कोई लिमिट नहीं होती है। एक और इसका आधार है जिसको हम कहते हैं क्रियान्वयन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम उस प्रश्नावली को किस तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं, हम किस तरह से उसको अपने जो रेस्पोंडेंट हैं उनके सामने हम कैसे क्रियान्वयन उसका कर रहे हैं, उसके आधार पर भी ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली, फेस टू फेस एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनायर, और सेकंड है डाक प्रश्नावली, मेल क्वेश्चनायर। इसके अतिरिक्त तो और भी होती हैं लेकिन मेनली ये 2 टाइप्स ही होते हैं। इसके अतिरिक्त एक तो कंप्यूटर क्वेश्चनायर होती है जिसको हम कंप्यूटर के द्वारा फिल करवाते हैं। टेलीफोनिक क्वेश्चनायर भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो उसमें टेलीफोन पे एक कन्वर्सेशन होता है, उसमें क्वेश्चंस पूछ के आंसर्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से मेनली जो होते हैं 2 टाइप्स के ही होते हैं, एक फेस टू फेस और सेकंड मेल क्वेश्चनायर। अब प्रश्नावली में जो प्रश्नों की संरचना होती है वो किस टाइप की होती है, जैसे प्रश्नों के आधार पर हमने दो तरह से डिवाइड किया था, क्लोज्ड आइटम टाइप्स और ओपन एंडेड टाइप्स। अब जो क्लोज्ड आइटम टाइप्स होते हैं वो किस तरह के प्रश्न होते हैं, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं द्विवर्गीय प्रश्न। जो द्विवर्गीय प्रश्न या डाइकोटोमस और फोर्स चॉइस आइटम्स होते हैं, इसमें जो रिस्पोंडेंट होता है उसके सामने दो चॉइस होती हैं, जिनमें से एक को उसको चूज करना पड़ता है। और जो ये द्विवर्गीय प्रश्न होते हैं ये किस स्केल पे बेस्ड होते हैं, स्केल्स हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में। ये होते हैं नॉमिनल स्केल पे बेस्ड। अब जैसे एक कोई क्वेश्चन है जिसमें उसको अपने लिंग के बारे में बताना है, तो उसमें या तो मेल या फीमेल 2 चॉइस हैं उसके सामने, किसी एक पे उसको टिक करना है। सेकंड आता है बहुविकल्प प्रश्न, मल्टीपल चॉइस आइटम्स। इसमें क्या होता है, बहुविकल्प प्रश्न हम पहले इवैल्यूएशन के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रश्न के एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, 1 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उनमें से सही जो विकल्प होता है वो रेस्पोंडेंट को चूज करना होता है। इसमें एक तो 4 मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आप लोगों ने देखे होंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि 1 से ज़्यादा विकल्प होते हैं, उसमें से उनको सही विकल्प का चयन करना होता है। ये भी किस स्केल पे होते हैं, ये भी नॉमिनल स्केल पे होते हैं। थर्ड है पदांकन प्रश्न। पदांकन प्रश्न में रैंक ऑर्डर आइटम्स, इसमें क्या होता है, ये ऑर्डिनल स्केल पे बेस्ड होते हैं और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसे एक ही ट्रेड से रिलेटेड या एक ही वेरिएबल से रिलेटेड कई एक स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब उनको हम किसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं उसको हम सबसे पहले रखेंगे, फिर हम सेकंड को रखेंगे, थर्ड को रखेंगे, फोर्थ को रखेंगे। इस तरह एक ऑर्डर में हम उनको अरेंज करेंगे, इसके आधार पर उसका स्कोरिंग किया जाता है। फोर्थ है निर्धारण मापन प्रश्न, रेटिंग स्केल आइटम्स। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रेटिंग करनी होती है, जो स्टेटमेंट होते हैं उससे हम कितना सहमत हैं ये हमें बताना होता है। तो इसमें 5 पॉइंट सहमति हम दिखा सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक सहमत हैं, असहमत हैं, अत्यधिक असहमत, असहमत, ना अनिश्चित, ना सहमत, ना असहमत, तो क्या बोलेंगे उसको अनिश्चित, फिर उसके बाद सहमत, अत्यधिक सहमत। इस तरह से ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल हो गया। तो इसमें भी हमें टिक करना होता है कि हम उस स्टेटमेंट के प्रति हम कितने सहमत हैं या असहमत हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को कहते हैं रैंक ऑर्डर आइटम्स, और ये किस पे बेस्ड होते हैं, ऑर्डिनल स्केल पे। फिफ्थ है हमारा अनुपातिक प्रदत्त प्रश्न, रेशियो डेटा आइटम्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई एक संख्या होती है जो हमें बतानी होती है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि आपके परिवार की कुल वार्षिक आय क्या है, तो ये क्या है, ये हमें एक नंबर में हमें इसको आंसर करना पड़ता है। जो रेस्पोंडेंट होता है वो एक नंबर लिखता है इसके लिए, तो वो कैसा हो गया, वो रेशियो स्केल पे हो गया, और ये रेशियो स्केल पे बेस्ड होते हैं। तो इस तरह से जो क्लोज आइटम टाइप्स हैं, ये इन सबसे जो हमें डेटा कलेक्शन होता है वो हमारा कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। सेकंड है ओपन एंडेड आइटम टाइप्स। अब जैसे ओपन एंडेड मुक्तोत्तर प्रश्न प्रारूप, इसमें क्या होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है,
इसमें केवल एक क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन के लिए खाली जगह दी जाती है जिसमें कि रेस्पोंडेंट को अपना उत्तर लिखना होता है। अब वो उस उत्तर में जो जगह दी गई उसके आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो विस्तृत टिप्पणी, ज़्यादा स्थान उसके लिए छोड़ा जाता है, और लघु टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स, जिसमें कि कम स्थान, 1 या 2 लाइन का स्थान उसमें छोड़ा जाता है। तो इस तरह जो हम प्रश्न बनाते हैं प्रश्नावली में, वो ये 2 तरह के प्रश्न होते हैं। उनमें किस तरह से डिवीज़न हुआ है ये समझ गए होंगे आप लोग। अब ये जो 4 तरह की हमने प्रश्नावली पढ़ी थी उनके बारे में हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या गुण और दोष होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या इनकी होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर, जिसमें कि जो प्रश्न होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और इनमें हमें ज़्यादा लिखना नहीं होता है, जैसे कि ओपन एंडेड में। तो सबसे पहले तो इनमें क्या होता है कि उत्तर नियंत्रित होता है। इसका जो उत्तर है वो प्रश्नावली जिसने बनाई है उसने लिखा हुआ, उन्हीं ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। आप अपनी तरफ से, इसमें कोई रेस्पोंडेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकता है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं को सिलेक्ट करता है। इसीलिए इसको फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम क्वेश्चनर कहते हैं, क्योंकि जो आंसर है वो कैसा है, फिक्स्ड है। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें फिक्स्ड है, आप उसके बाहर जाके इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के कुछ निश्चित उत्तर दिए जाते हैं जिनमें से प्रत्यार्थी सही उत्तर चुनकर अनुक्रिया व्यक्त करता है। इसके एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहली मेरिट्स तो इसकी यही है कि इसकी जो स्कोरिंग और कोडिंग होती है वो बहुत ईजी होती है। स्कोरिंग मतलब जब वापस ये शोधकर्ता के पास आती है क्वेश्चनर फिल होने के बाद में, तो स्कोरिंग करने में उसको काफ़ी आसानी होती है। और कोडिंग उस समय करते हैं जब हम एनालिसिस ऑफ जो डेटा होता है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं उस समय हम उसकी कोडिंग करके उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो उसकी कोडिंग करना भी, इस तरह की प्रश्नावली की कोडिंग करना भी बहुत आसान होता है। इसमें रेस्पोंडेंट को लिखना नहीं पड़ता क्योंकि उसको सिर्फ टिक करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं उसके ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उनको टिक करना है और ज़्यादा उसको कुछ लिखना नहीं पड़ता है। उत्तर देने में समय कम लगता है, रेस्पोंडेंट के लिए काफ़ी आसान रहता है क्योंकि उसको कुछ लिखना नहीं है, उसको केवल टिक करना है, तो बहुत ही कम समय में वो क्वेश्चनर को फिल कर लेता है। अब इसके कुछ गुण हैं तो इसके कुछ दोष भी होंगे। तो इसकी डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो शोधकर्ता सभी तर्कपूर्ण एवं संगत विकल्पों को नहीं रख पाते हैं। क्या है इसमें, शोधकर्ता भी कई बार कुछ और भी विकल्प रखना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसका जो आइटम है वो कैसा फिक्स्ड है, क्लोज्ड आइटम टाइप्स हैं, तो इसलिए कई बार वो चाहते हुए भी कुछ और विकल्पों को उसमें नहीं रख पाता है। और इसमें जो रेस्पोंडेंट होता है वो रैपिडिटी बनाने के लिए, मतलब अपनी गति को बनाने के लिए कई बार क्या करता है, ऑप्शन को ठीक से पढ़ता नहीं है और टिक करता चला जाता है। तो कई बार इससे क्या होता है कि उसकी जो उत्तर होते हैं वो उतने रिलायबल नहीं हो मिल पाते हैं। अब इसमें सेकंड ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनर, विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली क्या होती है, इसमें प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देता है, उसके लिए खाली स्पेस होता है, मैंने पहले भी बताया था, जिसमें एक या अधिक पंक्तियों में वो उत्तर दे सकता है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, गुण क्या हैं इसकी, या मेरिट्स क्या क्या हैं? तो इसमें उत्तर के प्रत्यार्थी क्या करता है, अपने आप से उत्तर दे रहा है, तो अपनी मनोवृत्ति, अपना जो उसका एटीट्यूड है, उसकी जो ओपिनियन है या उसका जो नॉलेज है उसकी वो पूर्ण अभिव्यक्ति कर पाता है, क्योंकि उसके सामने कुछ निश्चित ऑप्शंस नहीं है। वो जो चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा गया या जो स्टेटमेंट है उसके प्रति उसके जो भी विचार होंगे वो उनको खुल कर रख पाता है, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं है शब्दों से, जैसे कि ऑप्शंस में वो बंधा हुआ होता था और कुछ सेलेक्टेड ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को टिक कर पाता था। तो पूरी तरह से वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और प्रत्यार्थी की संगठनात्मक क्षमता और सूझबूझ व्यवहार को गहराई से जाना जा सकता है। इसमें रेस्पोंडेंट की जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है उसका भी अच्छे से हम देख सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने ओपिनियन को लिख रहा है। तो लिखने से क्या है कि हम उसकी संगठनात्मक क्षमता का भी अंदाज लगा सकते हैं, और उसका सूझपूर्ण व्यवहार कैसा, उसका जो उसका बिहेवियर है वो कितना इंसाइटफुल है, ये भी हम अच्छी तरह से इसको जान सकते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं इसमें। सबसे पहले तो ये जो विस्तृत उत्तर वाली प्रश्नावली जब भरने के बाद शोधकर्ता के पास पहुंचती हैं तो उसका जो कैटेगराइज करना उन रेस्पॉन्स को बहुत ही मुश्किल होता है, और उसके लिए जो शोधकर्ता के लिए बहुत ही मतलब
मुश्किल काम होता है कि वो हर तरह के रेस्पॉन्स को अलग अलग कैटेगरी में रखे और उनकी एनालिसिस करके कोई सही वैज्ञानिक रूप से कोई सही रेस्पॉन्स उनका या किसी सही निष्कर्ष पे वो पहुंच जाए। ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। समय अधिक लगता है। जब रेस्पोंडेंट आंसर देता है तो उसको टिक नहीं करना है, यहाँ पे उसको आंसर लिखना है, तो लिखने के लिए उसे सोचना भी पड़ता है, तो उसमें कई बार काफ़ी समय भी लगता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है मेल क्वेश्चनर, डाक प्रश्नावली। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसको शोधकर्ता रेस्पोंडेंट के एड्रेस पे डाक द्वारा भेजता है, उसको पोस्ट करता है, और उसके साथ में क्या करता है, ये एक एनवलप लगा हुआ टिकट लगा हुआ सेल्फ एड्रेस एनवलप भी भेजता है, जिससे कि जब वो जो रेस्पोंडेंट है वो उस प्रश्नावली को भर ले तो वापस शोधकर्ता के पते पे वो उसको वापस कर सके। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि एक एनवलप जिस पे कि शोधकर्ता का एड्रेस हो और टिकट लगा हो, वो इसके प्रश्नावली के साथ में भेजा जाता है, और साथ में निर्देश भी अच्छी तरह से लिख के भेजे जाते हैं, जिससे कि जो रेस्पोंडेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए प्रश्नावली को भरने में। इसके क्या क्या मेरिट्स होती हैं? सबसे पहला तो यही मेरिट है कि इसे हम कितनी भी दूर और बहुत सारे व्यक्तियों के पास एक साथ भेज सकते हैं, क्योंकि हमें मेल करना है तो एड्रेस लिख के हमें जिसको भी भेजना है हम कितनी भी दूर इसको भेज सकते हैं, और आमने सामने संपर्क की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आमने सामने जब बैठ के फेस टू फेस प्रश्नावली भराई जाती है तो शोधकर्ता के लिए कभी कभी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो कई बार तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं प्रश्नावली से रिलेटेड, तो इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने नहीं आती हैं। अब इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहली जो दोष है इसका वो यही है कि जो इसमें रेस्पोंडेंट होते हैं वो इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो बाई पोस्ट आई है तो उनको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसको भरना, और भर के दोबारा कई बार नहीं भी लौटाते हैं। और जो प्रश्नों का उत्तर देने वाला व्यक्ति सही है या नहीं, इस बात का भी पता शोधकर्ता को नहीं चलता है, क्योंकि कई बार आता है कि प्रश्नावली आई है उनके पास, उसने किसी और से भरवा के उसको वापस कर दिया, लेकिन शोधकर्ता को नहीं पता होगा, वो समझ रहा होगा कि हमने उसी व्यक्ति ने ये भर के भेजी है, तो ये भी कई बार यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। प्रत्यार्थी द्वारा प्रश्नों का गलत अर्थ लगाने की संभावना रहती है, क्योंकि जो शोध करता है वो उसके सामने नहीं होता है, तो कई बार जो रेस्पोंडेंट भर रहा होता है तो वो गलत जो स्टेटमेंट या जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो अपनी तरह से करता है, और कई बार गलत उत्तर भी लगा लेता है, गलत अर्थ लगा के फिर जो उत्तर होता है उसका वो भी गलत हो जाता है। डाक प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रह पाते, क्योंकि जब रेस्पोंडेंट मेल क्वेश्चनर को भर रहा होता है तो उसके सामने शोधकर्ता नहीं है, भरवाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो क्या करता है कई बार वो पहले ही पूरी प्रश्नावली को पढ़ लेता है। जब पूरी प्रश्नावली पहले ही पढ़ ली तो क्या है कि आंसर देने में अब वो उसके आंसर भी पहले से ही उसने सोच लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से इसमें एक ये भी इसकी डीमेरिट्स है। नेक्स्ट है हमारी आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली, फेस टू फेस एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर। इसमें जैसे कि मेल में क्वेश्चनर में मेल किया था, इसमें जो प्रत्यार्थी होता है वो जो शोधकर्ता होता है वो प्रत्यार्थियों के एक समूह पर अपनी उपस्थिति में उसको एडमिनिस्टर्ड करता है, मतलब अपनी उपस्थिति में उनको फिल करवाता है। तो इसकी मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहली तो यही है कि जो इसमें रेस्पोंडेंट होता है वो उसके सामने ही उसको कंप्लीट करके लौटाते हैं, पूरी क्वेश्चनर वो फिल करते हैं और उसको वापस करते हैं, जैसे कि मेल क्वेश्चनर में एक ये डीमेरिट थी कि वो पूरा करके नहीं वापस करते हैं। दूसरा, शोधकर्ता को पता होता है कि प्रत्यार्थी ही प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, क्योंकि उसके सामने फिल हो रही है, तो इस बात की कोई भी मतलब संभावना नहीं होती कि उसकी जगह कोई और व्यक्ति आके उसके उत्तर दे। और शोधकर्ता प्रत्यार्थी की कठिनाइयों को भी दूर करता है, जैसे कि उसके सामने ही बैठा है, तो जहाँ भी रेस्पोंडेंट को प्रॉब्लम आ रही है वो जो उसका प्रश्नावली भरवा रहा है जो शोध करता है उससे वो पूछ सकता है कि इसके आगे क्या करना है या इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ये सारी कठिनाइयों को वो तुरंत का तुरंत दूर करता है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स यही हैं, सबसे पहले तो ये खर्चीली तथा समय लेने वाली है, क्योंकि जिसको जो शोध करता है उसको प्रश्नावली जिन व्यक्तियों से भरवानी है उन व्यक्तियों को पहले उसको क्या होता है कि मतलब ढूंढना पड़ता है, फिर सबसे कांटेक्ट करना पड़ता है, सबको एक साथ लाना पड़ता है, फिर ग्रुप में उसको भराना होता है, तो इसमें कई बार टाइम भी ज़्यादा लगता है। और सैंपल की संख्या छोटी होती, इसमें हम एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को प्रशासित नहीं कर सकते हैं। एक ग्रुप में हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 व्यक्तियों को बिठा सकते हैं और उनसे ये क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं।
तो ये थी हमारी क्वेश्चनर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर। जो क्वेश्चनर है उसका निर्माण कैसे करना चाहिए, तो ये भी एक काफ़ी मतलब मुश्किल है कि किस तरह से एक प्रश्नावली, अच्छी प्रश्नावली बनाई जाए। ये शोधकर्ता के लिए एक बहुत ही बड़ा काम होता है प्रश्नावली के निर्माण करने का। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रारंभिक तैयारियों से संबंधित, इनिशियल कंसिडरेशन। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो शोधकर्ता होता है वो प्रश्नावली बनवा रहा है, तो उसमें किस समस्या को लेके प्रश्नावली बना रहा है, मतलब उसकी जो प्रॉब्लम क्या है, या वो किस वेरिएबल का मेजरमेंट करना चाह रहा है अपने शोध कार्य में, जिससे संबंधित उसको प्रश्नावली बनानी है। तो सबसे पहले तो यही निश्चित करना होता है कि उसको उसका जो समस्या क्या है, उसका वेरिएबल क्या है जिसके लिए उसे प्रश्नावली बनानी है। उसके बाद फिर ये सोचता है कि हमें प्रश्नावली का कौन सा प्रकार प्रयोग में लाना है, मतलब वो किस तरह की प्रश्नावली बनाएगा, क्लोज्ड आइटम टाइप्स बनाएगा या ओपन एंडेड बनानी है, मेल क्वेश्चनर बनानी है, फेस टू फेस, किस तरह की क्वेश्चनर उसको बनानी है। तो उस तरह वो ये उसको सोचना पड़ता है, ये कंसीडर करना पड़ता है कि किस प्रकार की हमें प्रश्नावली को बनाना है। इसके बाद फिर उस प्रश्नावली में हमें कितने क्वेश्चंस रखने हैं, क्योंकि प्रश्नावली का एक अपना साइज़ होता है। हम बहुत लंबी प्रश्नावली भी नहीं बना सकते हैं और बहुत छोटी प्रश्नावली भी नहीं बना सकते हैं। तो उसकी लंबाई को उसको सोचना होता है कि हमें कितनी लंबी प्रश्नावली बनानी है। उसके बाद अब प्रश्नावली में प्रश्नों का क्रम क्या, किस सीक्वेंस में हमें प्रश्न रखने हैं। तो जनरली क्या होता है कि सबसे पहले सामान्य प्रश्नों को रखते हैं, जनरल क्वेश्चंस को, उसके बाद विशिष्ट प्रश्नों को बाद में रखना होता है। तो जब भी प्रश्नावली बनाते हैं सबसे पहले हम जनरल क्वेश्चंस लेते हैं, बाद में विशिष्ट प्रश्नों को लेते हैं। उसके बाद में वो उसका जो सैंपल है वो किस पॉपुलेशन से उसने लिया है, उसमें कौन कौन से जो गुण वो नापना चाह रहा वो उसमें हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसी के आधार पर फिर वो किस गुण का उसे मापन करना है या किस विशेषता का मापन करना है, उसके किसके लिए वो प्रश्नावली बना रहा है, ये सब उसको देखना होता है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है प्रश्नों या एकांशों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद में वो प्रश्नों का देखता है कि हमें किस तरह के प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्नों को देखने के पहले हमने देख चुके हैं, इससे पहले अभी कुछ उसमें हमने देखा था कि हम दो तरह के प्रश्न थे, क्लोज्ड आइटम्स और ओपन एंडेड। तो अब हम ये देखना है कि किस तरह के हमें प्रश्न उसमें रखने हैं, क्लोज्ड आइटम्स में रखने हैं या फिक्स्ड आइटम्स में रखने हैं, तो हमें कौन कौन से प्रश्न लेने हैं। तो ये और जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो उस गुण का मापन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए शोधकर्ता को क्या है कि पहले वो ये देखता है कि इस जो हमने जो समस्या ली है या हमारा जो शोध का प्रकरण है उससे या टॉपिक है उसमें कितना पहले किस तरह की प्रश्नावली उस पर बन चुकी हैं, वो इन सब चीज़ों को देखता है। उन प्रश्नावलियों को देखता है कि उनमें किस तरह के प्रश्नों को लिया गया है, उसके आधार पर वो प्रश्नों को बनाता है। उसके बाद प्रश्नों का पुनः परीक्षण एवं संशोधन। जब वो प्रश्न बना लेता है तो प्रश्नों का उसका परीक्षण और संशोधन करता है। जैसे प्रश्नों या एकांशों की तैयारी में एक बार ये भाषा वगैरह का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। जो प्रश्न है वो द्विअर्थी ना हो और जो निगेटिव हमने शब्द यूज़ किया वो दो बार ना आए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो प्रश्नों का पुनः परीक्षण एवं संशोधन में जब उसकी प्रश्नावली के प्रश्न बन जाते हैं तो उसके बाद वो कुछ जो विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाता है और उनसे वो जो या ग्रुप में दिखाता है। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि जो शोधकर्ता जिसने प्रश्नावली बनाई है कहीं वो प्रश्न बनाते समय बायस तो नहीं हुआ है, कहीं किसी पूर्वाग्रह तो नहीं इसने प्रश्नों में दिखाया है। ये इन सब चीज़ों को देखा जाता है और जो संशोधन की ज़रूरत होती है वो इसमें संशोधन भी किया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप है प्रश्नावली का प्राक परीक्षण, प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनायर। इसको ट्राई आउट स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, अब जो प्रश्नावली उसने बना ली है उस प्रश्नावली को एक तरह से उसका परीक्षण करना होता है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है। उस टेस्टिंग करने के लिए कई बार शोधकर्ता क्या करता है कि उसको उसी तरह के जिस व्यक्तियों पर उनको अपनी प्रश्नावली प्रशासित करनी है उसी प्रकार के कुछ व्यक्तियों का समूह को इकट्ठा करता है और उनसे उस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को पूछता है। उसके बाद वो देखता है कि इन क्वेश्चंस को पूछने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और जो उसके जो रेस्पोंडेंट हैं वो किस तरह से आंसर कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन सही बने हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको वो प्रश्नों को सही करता है।
और एक और इसकी होती है स्टैटिस्टिकल मेथड भी इसमें यूज़ करते हैं। इसको है ना आइटम एनालिसिस के द्वारा भी इसका प्राक परीक्षण किया जाता है, जिसमें कि एक ग्रुप होता है जिस पे उसको प्रशासित करते हैं। उस प्रशासन के बाद में जो प्रश्नावली तैयार होती है उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है, और उसके बाद में जो आइटम उसमें सेलेक्ट होते हैं उनको अलग किया जाता है, और जो रिजेक्ट होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। अब प्री टेस्टिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है प्रश्नावली की विश्वसनीयता तथा वैधता का निर्धारण कैसे किया जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब इसमें क्या करते हैं, जो प्रश्नावली है उसकी हम विश्वसनीयता या उसकी रिलायबिलिटी को हम देखते हैं। तो रिलायबिलिटी क्या होती है कि जो भी स्कोर्स प्राप्त हो रहे हैं प्रश्नावली को प्रशासित करने के बाद में, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी संगतता है। रिलायबिलिटी में ये देखा जाता है कि अगर हमने कोई प्रश्नावली प्रशासित की है एक ग्रुप पे, तो कुछ समय बाद अगर हम दोबारा उस ग्रुप पे वही प्रश्नावली को प्रशासित करते हैं तो जो स्कोर्स आएंगे उसमें कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो हम उसको रिलायबल नहीं कहेंगे, और अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो हम उसको रिलायबल कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं रिलायबिलिटी को निकालने के, उन मेथड्स का यूज़ करके उसकी रिलायबिलिटी को देखा जाता है। और वैलिडिटी उसकी ट्रूथफुलनेस को दिखाता है, क्योंकि जिस गुण का मापन या जिस विशेषता का मापन हम कर रहे हैं, क्या वाकई में प्रश्नावली उसी गुण का मापन कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर वो प्रश्नावली वैलिड मानी जाती है, और ऐसा नहीं है तो फिर वो वैलिड नहीं मानी जाती। तो ये उसकी वैलिडिटी को दिखाता है कि उसमें कितनी ट्रूथफुलनेस है। तो इस तरह से हम प्रश्नावली की विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण करते हैं। और इसके बाद जो लास्ट हमारा स्टेप है वो है प्रश्नावली की उपयोग संबंधी प्रविधियों का उल्लेख। अब जो प्रश्नावली हमारी तैयार हो गई है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी हमने देख ली है। उसके बाद में अब हम उसको कैसे हमें यूज़ में लाना है ये देखने के लिए सबसे पहले जो शोधकर्ता होता है वो क्या करता है, उसको प्रयोग संबंधी निर्देश तैयार करता है, इंस्ट्रक्शंस। उसके लिए प्रश्नावली को फिल करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं उनको तैयार करता है, और उसका जो फ्रंट पेज होता है वो तैयार किया जाता है, जिसमें कि जो रेस्पोंडेंट का नाम, उसकी एज, और उसका क्या मेल है फीमेल है, उसका एड्रेस, या फिर और भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रेस्पोंडेंट की, वो सब हम उसके फ्रंट पेज पर लिखते हैं। उसके बाद में वो उस प्रश्नावली की प्रिंटिंग वगैरह कराई जाती है, और इस तरह से हमारी एक प्रश्नावली तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने प्रश्नावली के बारे में पढ़ा। तो ये जो प्रश्नावली के टाइप्स क्या होते हैं, प्रश्नावली के बनाने के क्या क्या सोपान होते हैं, और मुझे आशा है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी काफ़ी अच्छे वीडियो पोस्ट होंगे, आप उनको भी देखते रहें। थैंक यू सो मच।